बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। फ़िज़िक्स 101 के लेक्चर नंबर 23 के पार्ट 2 में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर चौधरी शहजाद साहिल, टीचर, सर्टिफाइड मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। तो बच्चे, आज की वीडियो में हम जो है वो लेक्चर नंबर 23 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक के अंदर हम देखा था कि अगर एक रिंग ऑफ चार्ज जो है वो मौजूद है, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट P पर जो कि अलोंग Z एक्सिस हो, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज हमने ये देखना है कि अगर आपके पास एक लाइन ऑफ चार्ज मौजूद है, ये एक लाइन है Z एक्सिस के अलोंग, एक हमारे पास इनफिनिट लाइन है, ये एंड सो ऑन, ये चलती जा रही है ऊपर भी और नीचे भी, इनफाइनाइट लेंथ की जो है ये एक लाइन है, और उसके परपेंडिकुलर हमने Y एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और ये हमारे पास दरअसल इन चार्जेस की वजह से जो इस लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, इन चार्जेस की मदद से पैदा होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। तो आपने इस पूरे जो टॉपिक है ना, इस पूरे टॉपिक के अंदर सिर्फ आपने एक चीज़ समझ लें। अगर आपको ये बात समझ आ गई, ये इतना पोर्शन आपको समझ आ गया, तो इसका मतलब आपका पूरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास DE है। ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। अब ये एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि हमने ये अलोंग Y एक्सिस ही फाइंड करना है, ना Z एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है। X एक्सिस तो हमारे पास दिए हुए नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको सिर्फ Y एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है। यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, वाई अलोंग Y एक्सिस ओनली। क्या आप ये सवाल कर सकते हैं कि क्यों सिर्फ Y एक्सिस के अलोंग ही इसको फाइंड करना है, Z एक्सिस के अलोंग क्यों नहीं फाइंड कर सकते? तो बच्चे, इसका आंसर सिंपल सा ये है कि अगर मैं Z एक्सिस के अलोंग फाइंड कर भी लूं, तो बच्चे अगर मैं इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ तो ऊपर वाली कोई वैल्यू आ जाएगी, और इसका मुखालिफ बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पे भी तो एक पॉइंट होगा, क्योंकि ये पूरी लाइन के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो यहाँ इसकी वजह से जब मैं इस पॉइंट पे फाइंड करूंगा Z एक्सिस के अलोंग, तो उसकी वैल्यू डाउनवर्ड आएगी, इसकी वैल्यू अपवर्ड आई है। तो अब आपको पता है कि अगर दो चीज़ें बिल्कुल इक्वल हो बट उनमें डायरेक्शन का डिफरेंस हो, एक अपवर्ड हो और दूसरी डाउनवर्ड हो, इट्स मीन वो आपस में डायरेक्शन वाइज अपोजिट होती हैं, तो उनका इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है। लिहाजा इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये नीचे की तरफ भी हमारे पास DEZ जो है वो बनेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने सिर्फ Y एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है, और इसके दो कंपोनेंट्स मैं बनाऊंगा। ये DE है, और इसको समझाने के लिए बच्चे ये मैंने डायग्राम बनाई है ताकि यह आपको वाजे हो जाए। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, मैं हर लेक्चर में इसका रेफरेंस दे रहा हूँ, पिछले लेक्चर में भी मैंने रेफरेंस दिया था। इसमें भी है कि आप एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में और 9th क्लास की फिजिक्स में भी आपने देखा था कि अगर लेट्स सपोज ये मेरे पास एक A वेक्टर है, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, तो उसके दो कंपोनेंट्स बनते थे, एक AX बनता था और दूसरा AY बनता था। लेट कर लूँ कि अगर ये मेरे पास A नहीं है बल्कि ये D है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके भी कंपोनेंट्स के ऊपर आप वेक्टर का साइन लगा दें, इस पर भी लगाएं, इस पर भी, ये सब पर। ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये A नहीं लिया हुआ बल्कि मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने जो है वो DE लिया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैंने, ये वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब होगा ये कि यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर बन रहा था, इसका कंपोनेंट DEY यहाँ पे बन रहा है, लेकिन हमारा जो A था उसके लिए कौन सा बन रहा था? मैं दोबारा से लिख देता हूं, AX बन रहा था। आप कहेंगे सर, जब आप A के लिए लिखते हैं तो ये AX लिख रहे हैं, लेकिन जब आप DE के लिए लिख रहे हैं तो आप AY लिख रहे हैं। तो बच्चे, इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि आमतौर पर हम इस एक्सिस को X एक्सिस लेते हैं और इसको हम Y एक्सिस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी डायग्राम के अंदर इस एक्सिस को हमारे पास क्या लिया हुआ है? Y एक्सिस लिया हुआ है, और इस एक्सिस को हमारे पास क्या लिया हुआ है? Z एक्सिस लिया हुआ है। यही वजह है कि मैं इसके जो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं DEY लिख रहा हूं, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट को DEZ लिख रहा हूं। हालांकि होता ऐसे है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो DEX होना चाहिए था, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको DEZ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। वजह क्या है? वजह है जनाब कि इसके कंपोनेंट्स जो हैं, गर्मी है बच्चे, क्या करें, पंखा ऑन नहीं कर सकते।
अच्छा जी, वजह क्या है? वजह यह है कि बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग जो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमारी डायग्राम में एक्स एक्सिस की बजाय क्या दिया हुआ है? वाई एक्सिस जो है वो दिया हुआ है, इसलिए हमने डी ई वाई लिखा हुआ है और ये डी ई जी हो गया। ठीक है, तो अब यानी कि हमने इस कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि डी ई वाई है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले बच्चे आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, वहां पे मैंने आपको लिख के दिया था लैम्डा विच इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एस। यहाँ पे फिर आप सवाल करेंगे सर जी यहाँ पे डी एस यहाँ पे डी जी क्यों? सवाल है ना, और आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उसका बड़ा आसान सा जवाब है कि डी एस या डी जी दरअसल है क्या? यूनिट लेंथ है। उस क्वेश्चन के अंदर हमने यूनिट लेंथ को डी एस लिया था, यहाँ पे हमने यूनिट लेंथ को डी जी लिया है, तो कोई मसला नहीं है, चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ही है ना, लेंथ ही है, तो हमारे पास वही है। और अगर यहाँ से मैं डी क्यू की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, ये डी जी डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लैम्डा डी जी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, एक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे हमारे पास बच्चे डी ई की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? डी ई हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में फाइंड भी कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर होती है। अब यहाँ पे बस आपने दो वैल्यूज को यहाँ पे पुट करने हैं, एक क्यू की वैल्यू और एक आर स्क्वायर की वैल्यू। क्यू की वैल्यू कहाँ से आएगी? वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, विच इज इक्वल टू लैम्डा डी जी। रह गई हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू, ये कहाँ से आएगी? ये रही डायग्राम, यहीं से अभी निकाल लेंगे। कैसे जी? देखो बच्चे, अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। और बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज फाइंड करना चाह रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ गया, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इस डायग्राम से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है। अब मैंने क्या करना है? पुट डी क्यू विच इज इक्वल टू लैम्डा डी जी एंड आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1 एंड वी गेट लें जनाब। अभी हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये क्यू की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ? लैम्डा डी जी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? लैम्डा डी जी है। और उसके बाद हमारे पास जो आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू मैंने आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर मैंने पुट कर दी है। बट जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है जनाब, हमने अलोंग वाई एक्सिस को फाइंड करना है। तो ये डी ई तो सिंपल होगी, अब हम जो फाइंड करेंगे वो डी ई वाई होगी। कौन सी है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई वाई हमने वाई एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है, यानी कि डी ई वाई। अब यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग जो आपने बच्चे फाइंड करना है, तो इसमें भी आपने पूरे वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो इधर से भी और इधर से भी पूरे वाई एक्सिस के अलोंग आपने जो है वो फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? और दूसरी बात इसका y कंपोनेंट फाइंड करना है। और दूसरी बात यह है कि आपने सिर्फ इस पॉइंट की वजह से नहीं फाइंड करनी, इस पॉइंट की वजह से नहीं, बल्कि हमने पूरी लाइन के ऊपर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसकी वजह से फाइंड करना है। तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि इस साइड से जो नीचे की तरफ जाएगी मैक्सिमम लेंथ तक वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी और ये ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगी। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी? ये हमारे पास जो y कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी? डी ई कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये जो डी ई वाई है इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे? डी ई, सॉरी ये ई कैपिटल आएगा, कॉज ऑफ थीटा। और अगर आपको याद हो बच्चे लास्ट लेक्चर में भी हमने ये कंपोनेंट ड्राइव किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ ये डी ई कॉज ऑफ थीटा लिख दिया और यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे एक बात बचे और आपने समझनी है। अब कहेंगे सर वहाँ पे आपने लिखा z माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे ये 2 नहीं था। अब आप जो है वो क्या लिख रहे हैं? z जो है वो लिख रहा हूँ मैं 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो बच्चे इसकी बात सिर्फ ये है कि ये मेरे पास ओरिजिन है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाऊँगा तो ये हो जाएगा 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, और यहां से अगर मैं नीचे आऊंगा तो ये 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, बात यही है। तो इसका मतलब, लेकिन ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, जो यहां तक है वो यहां तक है, तो मैंने इसको 2 टाइम्स लिख दिया, लेकिन 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव वाला मैंने कॉन्सेप्ट ही यहां पे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वैल्यू सेम आनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट होगा। सॉरी, मैग्नीट्यूड सेम आना है, डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसमें जस्ट मैंने वैल्यूज को पुट की है, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। मैं ज़रा इसको रेज कर लूँ जी। तो बोर्ड मैंने रेज कर लिया। नए टॉपिक्स जो हैं, जो अगले टॉपिक नंबर 5 का 2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट बी पार्ट, वो भी मैंने लिख लिया। टॉपिक नंबर 6 भी लिख लिया और 7 और 8 जो लास्ट टॉपिक्स हैं उसके बारे में कुछ मैंने लिख लिया। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फ्लक्स। फ्लक्स समझने के लिए बच्चे मैं आपको 2-3 बातें पहले बताना ज़रूरी समझूंगा।
फ्लक्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, वाटर फ्लक्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है, एयर फ्लक्स हो सकता है। तो फ्लक्स का ज़रा पहले आप कॉन्सेप्ट समझें, फ्लक्स है क्या चीज़। फ्लक्स है बेसिकली, लेट्स सपोज बच्चे ये आपके पास एक विंडो है, ठीक है, इस विंडो के अंदर से हवा आ रही है, फुल भर के जो है ना ये विंडो के अंदर से हवा आ रही है, तो इस विंडो का जो एरिया होगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जितनी इसके अंदर से एयर आ रही है, ठीक है, उसके साथ। तो जो ये जवाब आएगा ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा, जिसको मैं क्या कहूँगा जी, एयर फ्लक्स का नाम दूंगा मैं इसको। फाई ए जो है वो लिख सकता हूँ, फाई ए एयर फ्लक्स, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और अगर आपको बच्चे याद हो तो आप ऑलरेडी सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर इसके बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, FSC सेकंड ईयर, ठीक है, पंजाब बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो फ्लक्स क्या है बेसिकली। फ्लक्स हमारे पास बच्चे होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये मेरे पास लेट्स सपोज मैं इसी की बात करता हूँ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया ऑफ एलिमेंट। मिसाल देता हूँ बच्चे, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज है, इसके अंदर ये इसका लंबाई चौड़ाई, ये इसका एरिया हो जाएगा। इसमें से कितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजर के आ रही हैं, ये क्या कहलाएगा, इसका फ्लक्स कहलाएगा। ये जैसे लेट्स सपोज ये हमारे पास पूरा एक वाइट बोर्ड है, ये इसकी बैक साइड से पूरी फील्ड लाइंस जो है वो आ रही हैं और इस तरफ को जो है वो निकल रही हैं, तो मैं इसकी फील्ड लाइंस को इसके वेक्टर एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। अब मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया वेक्टर एरिया। अभी तक आप लोगों ने एरिया का नाम तो सुना है कि मेरे पास एरिया क्या होगा, एरिया होता है जी लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये वेक्टर एरिया क्या भला आ गई है। तो वेक्टर एरिया बेसिकली कुछ भी नहीं है, वही एरिया है, फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है कि इसमें यहाँ पे हमने डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है। और इसकी डायरेक्शन कैसे है, बिल्कुल ऐसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ जी। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बुक है, ये इसकी चौड़ाई होगी और ये इसकी लंबाई होगी। अब इसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से इसका सारा एरिया बन गया, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस डायरेक्शन में है ये एरिया, यानी कि इसके परपेंडिकुलर है, तो अब ये वाला एरिया सिंपल एरिया नहीं बल्कि इसका वेक्टर एरिया कहलाएगा। तो ये एरिया और वेक्टर एरिया में ये डिफरेंस है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक हो गया बच्चे। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मल्टीप्लाई बाय वेक्टर एरिया, और ये इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट होता है। और बच्चे अगर आपको याद हो तो आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट को जब भी हम खत्म करते हैं तो हमारे पास cos थीटा आएगा, तो ई ए कॉज ऑफ थीटा हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह से है कि मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे पैचेस हैं, मिसाल के तौर पर कि मैं एक ऐसी जगह का जाके, आगे हमने इसके अंदर जो है वो सीखना है कि एक ऐसी जगह का मैं फ्लक्स फाइंड करना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल फ्लैट नहीं है। तो उसका मतलब कि ये इस तरह से है कि एक हमारे पास स्फीयर टाइप है, फुटबॉल है, उसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, उसके बाहर हमने फ्लक्स फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, उस पूरी फुटबॉल को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करोगे। ये पूरी तो गोल थी, लेकिन उस इन पैचेस के दरमियान ये वाली जो लाइन आ रही है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसका मतलब इसका वेक्टर एरिया यहाँ पे होगा ए, ठीक हो गया। तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब अगर बहुत सारे पैचेस बन गए हैं, ये एक अलग पैच है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, एक बहुत सारे पैचेस बन गए हैं, तो आपने इन तमाम पैचेस का क्या ले लेना है, सम। समीशन का साइन आपको पता है ना कि ये सम के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, और आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सबके लिए वही होगी, लेकिन ये जो हमारे पास डी ए या डेल्टा ए जो हमारे पास एरिया होगा वो इस पॉइंट का अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबका जो है वो सम अप करने के बाद ये सारा हमें जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यानी कि मैंने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और जो वेक्टर एरिया उसके डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है। तो अब मैं इसकी एग्जांपल जो है वो एक स्फीयर के लिए देखना चाह रहा हूँ कि स्फीयर के ऊपर हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको स्फीयर के लिए हम बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करेंगे कि ये हमारे पास डेफिनेशन के मुताबिक मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास ई डॉट ए या ई डेल्टा ए के इक्वल होता है हमारे पास। अब चूंकि मैंने इस स्फीयर को बहुत सारे पैचेस में डिवाइड किया हुआ है, तो लिहाजा मेरे पास जो है बहुत सारे डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए होंगे। यानी कि इसके लिए फर्स्ट के लिए तो वैसे हमारे पास डेल्टा ए 1 बनेगा, फिर सेकंड के लिए डेल्टा ए 2 बनेगा, ठीक है, फिर अप टू सो ऑन चलते चलते डेल्टा ए एन तक जो है वो ये वैल्यूज जाएंगी। तो मैंने इनके पैचेस जो है वो बना दिए हैं। फाइंड करना क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए एक तो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फील्ड पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह लें, और दूसरा आपके पास वेक्टर एरिया पता होना चाहिए। तो ये दो बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, हम पिछले लेक्चर में जो है वो पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर के भी स्टार्ट वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, E = 1/4πε0 Q/r² के इक्वल होती है। और दूसरा हमारे पास वेक्टर एरिया है। हम स्फीयर की बात करें
हैं तो बच्चे याद रखिएगा किसी भी स्फीयर का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू ई और डेल्टा ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूं कि यहाँ पे मैं ई की वैल्यू पुट कर दूं और यहाँ पे मैं डेल्टा ए की वैल्यू पुट कर दूं तो ये चीज़ मुझे मिलेगी, यानी कि ये आगे हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये मेरे पास आ गई ई की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है बच्चे? ये मेरे पास ई की वैल्यू है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई है। किसका एरिया? इस स्फीयर का एरिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 के साथ 4 कैंसिल, पाई के साथ पाई कैंसिल, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल, तो कौन सी चीज बच गई है यहाँ पे? जो चीज यहाँ पे बची है वो है हमारे पास फ्लक्स विच इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास जो है वो इस स्फीयर की वजह से जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी। अब लास्ट में हमने एक चीज देखनी है कि वो है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या है जी? गॉसेस लॉ बेसिकली जो अभी हमने ये फाइनल स्टेटमेंट निकाली है इसी को अगर आप अल्फाज की शक्ल में लिख दें तो ये गॉसेस लॉ बन जाएगा। गॉसेस लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी स्फीयर है या कोई भी इर्रेगुलर शेप है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक इर्रेगुलर सी शेप बना देता हूँ, लें जी, अब इसकी कोई शेप बन रही है? कोई शेप नहीं बन रही। वो कह रहा है यहाँ पे अगर चार्ज पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज एक क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे? एक इसके गिर्द इमेजिनरी सरफेस जो है वो बना लेंगे, स्फीयर बना लेंगे एक इमेजिनरी, ठीक है, जिसको आप गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं, गॉसियन भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम जो है वो देते हैं। बेसिकली ये गॉसेस के नाम से ही जो है वो ये मंसूब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही चीज़ बन गई है जो यहाँ पे है। तो इसी के मुताबिक उसने ये कहा कि अगर हमारे पास एक स्फीयर होगा तो उसके लिए भी हमारे पास उसका फ्लक्स फाइंड जो अगर करना है तो वो किसके इक्वल होगा? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू क्यू, या अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है ना, तो आप इसको लिख दें जी 1/एप्सिलॉन नॉट अलग इंटू क्यू अलग। तो ये वही बात बन गई है जो यहाँ पे लिखी है। तो ये है गॉसेस लॉ। जो पॉइंट नंबर आपके 7 और 8 हैं इस चैप्टर के या इस टॉपिक के, उसमें सिर्फ इसी गॉसेस लॉ को हल्का सा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी आपने जस्ट रीडिंग करनी है, कोई इसमें जो है वो ऐसी खास बात नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। बाकी सारा का सारा लेक्चर जो है वो मैंने कवर कर दी है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये बात जो है वो पूरा जो टॉपिक है वो बड़ी तसल्ली से समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बात ऐसी है जो आपको नहीं समझ आई, कोई ऐसा पॉइंट रह गया जो आपको नहीं समझ आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि इनके नोट्स जो हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएं, क्योंकि आपके वीयू वालों ने जो नोट्स बनाए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, मैं तो बिल्कुल उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर जाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप है मैंने बनाया हुआ है फिजिक्स 101 का, तो उसमें आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा कि सर फलां टॉपिक है, आप मुझे जो है ना वो सेंड कर दें, उसका नोट्स सेंड कर दें, तो मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद है ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मजीद बच्चे अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती तो आप लाजमी कमेंट किया करें, और अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं, इनसे फ़ायदा हो रहा है, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें। अगर आपने वीडियोज़ नहीं भी लाइक करनी, वो आपकी टेंशन है, ना करें, लेकिन कॉमेंट में मुझे ज़रूर बता दिया करें कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया या नहीं, क्योंकि मेरा असल मकसद आप लोगों को समझाना है। व्यूज़ तो आते रहेंगे, लाइक और वो होते रहेंगे, लेकिन असल टारगेट क्या है कि मैं जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पसीना देख रहे हैं ना, ये इस मकसद के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। और अगर आपको नई बात कोई समझ आ रही तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स, अगर 2-4 बच्चों के ऐसे सवाल आए कि जिनको कोई बात ना समझ आई, तो मैं उस टॉपिक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, मैं उन पर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये वीयू भी नहीं कहता कि आप जो है वो इस तरह से करें, वो आपको ठीक है उन्होंने डिस्कशन बोर्ड दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो है वो रिटन फॉर्म में सेंड कर देते हैं, लेकिन बात समझ नहीं आती। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए भी तैयार हूँ, कम से कम आप आएँ तो सही, क्वेश्चंस तो करें, फिर उसके बाद उनके आंसर्स भी मिलेंगे, ठीक है। दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।